नमस्कार दोस्तों, क्राइम गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अबोहर पंजाब का एक छोटा सा शहर है जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ की जिंदगी मुख्य रूप से कृषि, छोटे व्यापार और दैनिक मजदूरी पर टिकी हुई है। शहर में कई कॉलोनियां हैं जहां लोग साधारण जीवन जीते हैं। इन्हीं में से एक है गोविंद नगर कॉलोनी, जहां मंजू अपने परिवार के साथ रहती थी। मंजू का पूरा नाम मंजू कुमार था और वह रामचंद्र के बेटे राजेंद्र कुमार की पत्नी थी। राजेंद्र एक साधारण परिवार से आता था, जहां उसका पिता रामचंद्र चूड़ियों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दुकान अनारीवाला इलाके में थी, जो अबोहर के मुख्य बाजार से थोड़ी दूरी पर स्थित है। ये दुकान ठीक ठाक चल रही थी और रामचंद्र अपने बेटे राजेंद्र को इसमें सहयोग करने के लिए तैयार कर रहे थे। राजेंद्र दुकान पर बैठता था, ग्राहकों से बात करता था और छोटे मोटे काम संभालता था। मंजू की कहानी राजेंद्र से जुड़ने से पहले की है। मंजू एक साधारण लड़की थी जो अनारीवाला के पास ही एक गांव से आती थी। उसके पिता की मनिहारी की दुकान थी, जहां चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर जैसी छोटी मोटी चीजें बिकती थी। मंजू अक्सर पिता की दुकान पर मदद करती थी और इसी क्रम में वो राजेंद्र की दुकान पर आती जाती रहती थी। राजेंद्र की दुकान भी चूड़ियों की थी, इसलिए दोनों दुकानों के बीच व्यापारिक संबंध थे। मंजू दिखने में खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, गोरा रंग और बातचीत में बहुत स्मार्ट। वो हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनती थी और उसके विचार खुले थे। वो पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग थी, जो उस समय के ग्रामीण इलाकों में कम देखने को मिलता था। राजेंद्र, जो एक सीधा सादा लड़का था, मंजू को देखकर आकर्षित हो गया। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ राजेंद्र को भा गया। एक दिन दुकान पर सामान लेने आए मंजू से राजेंद्र ने बातचीत शुरू की। बहन जी, आज नई चूड़ियां आई है, देखिए ना, राजेंद्र ने कहा, लेकिन उसकी नजरें मंजू पर टिकी हुई थी। मंजू ने हंसकर जवाब दिया, हां भैया, दिखाओ, लेकिन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बातों बातों में राजेंद्र को पता चला कि मंजू उसी की मौसी के गांव की रहने वाली है। मौसी का गांव पास ही था और राजेंद्र की मौसी वहां रहती थी। ये जानकारी राजेंद्र के लिए एक सुनहरा मौका थी। उसे लगा कि अब रिश्ता जोड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि पारिवारिक संबंधों का फायदा मिल सकता है। राजेंद्र ने धीरे धीरे मंजू से दोस्ती बढ़ाई। मंजू भी स्टाइलिश और खुले ख्यालों वाली थी, इसलिए जब राजेंद्र ने अपने दिल की बात कही तो उसने तुरंत हां कर दी। हां, मुझे भी तुम पसंद हो, मंजू ने शर्माते हुए कहा। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा। दोनों कुछ दिनों तक चुपचाप मिलते रहे, कभी दुकान के पीछे, कभी बाजार में, कभी गांव के बाहर। लेकिन छुप छुप कर मिलना मुश्किल होने लगा। राजेंद्र ने फैसला किया कि अब घर वालों से बात करनी चाहिए। वो घर गया और माता पिता से कहा, मां, पापा, मुझे मंजू से शादी करनी है। वो अच्छी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रामचंद्र और उनकी पत्नी पहले तो राजी नहीं हुए। बेटा, वो लड़की थोड़ी मॉडर्न है, हमारे परिवार में फिट नहीं होगी, रामचंद्र ने कहा। लेकिन राजेंद्र की जिद के आगे वे झुक गए। बेटे की खुशी सबसे ऊपर थी। मंजू के परिवार से बात की गई और जल्द ही शादी तय हो गई। शादी एक साधारण समारोह में हुई, अबोहर के एक मंदिर में, जहां परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा हुए। मंजू दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी और राजेंद्र का चेहरा खुशी से चमक रहा था। शादी के बाद जिंदगी की नई शुरुआत हुई। राजेंद्र चाहता था कि मंजू परिवार के साथ मिलकर रहे, सबका ख्याल रखे। घर में सास ससुर, भाई बहन थे और सब एक साथ रहते थे। मंजू, घर के कामों में हाथ बंटाओ, सब खुश रहेंगे, राजेंद्र ने कहा। लेकिन मंजू की सोच अलग थी। वो आजादी से जीना चाहती थी, अपनी मर्जी से। वो पारंपरिक बहू की भूमिका में फिट नहीं होना चाहती थी।
सुबह देर से उठना, शाम को बाहर घूमना, फैशनेबल कपड़े पहनना, ये सब उसकी आदतें थी। परिवार के सदस्यों को ये पसंद नहीं आया। बहू, घर में ऐसे नहीं चलता, सास ने कहा। लेकिन मंजू ने राजेंद्र को समझा बुझाकर परिवार से अलग कर लिया। राजेंद्र, हमें अलग रहना चाहिए, तभी हम खुश रहेंगे, मंजू ने कहा। राजेंद्र, जो पत्नी से बहुत प्यार करता था, मान गया। उसने अपना हिस्सा मांगा, कुछ पैसे, कुछ सामान, और परिवार से अलग हो गया। अबोहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बलवाना गांव में राजेंद्र ने किराए पर एक छोटी सी दुकान ली। वहां टंकी और बक्से बनाने का काम शुरू किया। लेकिन राजेंद्र को इस काम का अनुभव नहीं था। वो चूड़ियों की दुकान से आया था, जहां ग्राहक खुद आते थे। यहां सामान बनाना, बेचना, सब नया था। दुकान ठीक से नहीं चली, घाटा होने लगा। रहने के लिए उन्होंने अबोहर के नानक नगरी इलाके में एक किराए का मकान लिया। छोटा सा घर, 2 कमरे, 1 रसोई। लेकिन कारोबार में नुकसान से सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। राजेंद्र मजबूरी में नौकरी करने लगा। वो किसी की गाड़ी चलाने लगा, टैक्सी ड्राइवर की तरह। जो थोड़ा बहुत वेतन मिलता, उसी से घर चलता। मंजू घर पर रहती, लेकिन वो खुश नहीं थी। राजेंद्र, ये जिंदगी नहीं है, वो कहती। समय बीतता गया और मंजू 2 बच्चों की मां बन गई। बड़ी बेटी दीक्षा अब 17 साल की हो चुकी थी और बेटा नकुल 12 साल का। बच्चों के आने से खर्च बढ़ गए। स्कूल फीस, कपड़े, खाना, सब कुछ महंगा। राजेंद्र की सैलरी से घर चलाना मुश्किल हो गया। मंजू, जो परिवार से अलग होने के बाद पूरी तरह आजाद हो गई थी, अब घर के खर्च में हाथ बंटाने के लिए बाहर काम करने लगी। उसने एक दुकान पर नौकरी शुरू की, शायद कपड़ों या कॉस्मेटिक्स की दुकान। बाहर काम करने से मंजू की सोच और आदतें बदलने लगी। उसकी जान पहचान कई लोगों से होने लगी। नए दोस्त, नई पार्टियां। वो घर और बच्चों की तरफ लापरवाह हो गई। राजेंद्र सीधा साधा इंसान था, कुछ कह नहीं पाता। वो हर दिन थक कर घर लौटता। लेकिन मंजू का कोई निश्चित समय नहीं होता। कभी रात 9 बजे, कभी 10 बजे। मंजू, घर जल्दी आया करो, राजेंद्र कहता। लेकिन मंजू झगड़ा करती। मैं कमाती हूं, तुम्हारा क्या, वो कहती, और अक्सर अपना हिस्सा मांगती। राजेंद्र पहले ही परिवार से अलग हो चुका था, अपना हिस्सा ले चुका था। लेकिन मंजू को लगता कि और मिलना चाहिए। तनाव बढ़ता गया। राजेंद्र भीतर ही भीतर टूटने लगा। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वो शराब पीने लगा। शाम को गाड़ी चलाने के बाद 1-2 पेग। ये क्या कर रहे हो, मंजू चिल्लाती, लेकिन खुद अपनी मर्जी से जी रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मंजू ने अपनी मां के साथ मिलकर राजेंद्र को घर से बाहर कर दिया। अब मत आना यहां, मंजू ने कहा। राजेंद्र अपमानित महसूस कर रहा था। वो अकेला हो गया। अपने माता पिता के पास भी नहीं गया, शायद शर्म से। कुछ ही समय बाद खबर आई, राजेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। शायद आत्महत्या या शराब की लत से मौत। ये खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। मंजू अब विधवा हो गई थी। 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर। पति के जाने के बाद मंजू पूरी तरह अकेली हो गई। आजाद तो थी, लेकिन जिम्मेदारियों से घिरी। बच्चों की परवरिश, घर का खर्च, सब कुछ उसे संभालना था। उसने अलग अलग दुकानों पर काम करना शुरू किया। मेहनत करती, लेकिन उसका सामाजिक दायरा तेजी से बदल रहा था। घर में कुछ ऐसे लोग आने जाने लगे जिनके बारे में मोहल्ले में चर्चा होने लगी। मंजू के घर कौन कौन आता है? पड़ोसी कानाफूसी करते। समाज के दबाव से मंजू को वो मकान छोड़ना पड़ा। उसने पंचपीर नगर में एक नया किराए का मकान लिया। नया इलाका, नए लोग, लेकिन बच्चों पर असर पड़ रहा था। माँ बाप जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे वैसा ही सीखते हैं। दीक्षा और नकुल अब पहले जैसे नहीं रहे।
उनकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी, आदतें बदलने लगी। मंजू अपनी उलझनों में व्यस्त थी, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती। वो कहती कि दुकान पर नौकरी करती है, लेकिन उसका रहन सहन अलग था। स्कूटी से घूमना, महंगा मोबाइल, सोशल मीडिया पर सक्रिय। मंजू के मन में एक खालीपन था। उसे किसी साथी की तलाश थी। अखबारों में पढ़ती कि सोशल मीडिया से लोग जुड़ते हैं, शादी तक पहुंचते हैं। यही सोचकर उसने फेसबुक पर अकाउंट बनाया। मंजू का फेसबुक अकाउंट बनने के बाद वो सक्रिय हो गई। फोटो अपलोड करती, पोस्ट शेयर करती, दोस्तों से चैट। एक दिन उसकी नजर विजय कुमार के प्रोफाइल पर पड़ी। विजय सऊदी अरब में काम करता था, हरियाणा का रहने वाला। उसकी फोटो में वो स्मार्ट लग रहा था, सूट बूट में, विदेशी बैकग्राउंड। मंजू ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और विजय ने एक्सेप्ट कर ली। बातचीत शुरू हुई। हाय, कैसी हो? विजय ने मैसेज किया। ठीक हूं, तुम सऊदी में क्या करते हो? मंजू ने पूछा। विजय ने बताया कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, अच्छी सैलरी है। दोनों की बातें बढ़ी। जिंदगी, सपने, अकेलापन। विजय भी अकेला था, शादी नहीं हुई थी। मंजू ने अपनी कहानी शेयर की। पति की मौत, बच्चे, संघर्ष। विजय सहानुभूति दिखाता। तुम मजबूत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो कहता। दोस्ती प्यार में बदल गई। विजय मंजू का करीबी बन गया। लेकिन समस्या थी। विजय का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, अभी 1 साल बाकी। मंजू मिलने का दबाव बनाती। आ जाओ इंडिया, वो कहती। विजय बेचैन हो गया। उसने कंपनी को बिना बताए टिकट बुक की और 27 दिसंबर 2015 को भारत लौट आया। रेवाड़ी अपना घर पहुंचा। फिर मंजू को फोन किया। मैं आ गया हूं, उसने कहा। मंजू खुश हो गई। वे मिले अबोहर में। विजय मंजू से मिलकर खुश था, लेकिन मंजू उम्र में 14 साल बड़ी थी। फिर भी प्यार में फर्क नहीं पड़ा। विजय मंजू के घर रहने लगा। मंजू ने पड़ोसियों से कहा, यह मेरी मौसी का बेटा है। लेकिन दीक्षा को शक हुआ। मां, कौन सी मौसी? मैंने तो कभी नहीं देखा, दीक्षा ने पूछा। मंजू ने टाल दिया। विजय घर में रहने लगा। दीक्षा को देखकर हैरान, वो खूबसूरत थी। विजय का ध्यान दीक्षा की ओर गया। विजय धीरे धीरे मंजू से दूरी बनाने लगा। अब वो दीक्षा से ज्यादा बातचीत करने लगा। दीक्षा भी धीरे धीरे विजय के प्यार में पड़ने लगी। मंजू शादी का दबाव बनाती, लेकिन विजय उलझ गया। रिश्ते पेचीदा हो गए। दीक्षा समझ गई कि मां और विजय के बीच कुछ है, लेकिन विजय उसे प्यार का भरोसा देता। उस दिन मंजू बाजार गई थी। उसका बेटा नकुल गली में दोस्तों के साथ खेल रहा था। घर में दीक्षा और विजय अकेले थे। दीक्षा, जो अपनी मां और विजय के रिश्ते को लेकर पहले ही परेशान थी, ने विजय से स्पष्ट बात करने का फैसला किया। उसने विजय से पूछा, तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो या ये सब मेरी मां के साथ खेल है? विजय, जो खुद इस रिश्ते की उलझन में फंस चुका था, ने जवाब दिया, दीक्षा, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन दीक्षा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा, तो फिर मां को बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगे, न कि उनसे। ये बातचीत तीखी बहस में बदल गई। दीक्षा ने विजय पर दबाव बनाया कि वो मंजू को साफ साफ बता दे कि वो उससे शादी नहीं करेगा। विजय घबरा गया। वो जानता था कि मंजू का स्वभाव उग्र है और वो आसानी से ये बात नहीं मानेगी। इसी बीच मंजू बाजार से घर लौट आई। उसने दीक्षा और विजय को एक साथ कमरे में देखा। दोनों की बातचीत और नजदीकी देखकर मंजू का शक यकीन में बदल गया। उसने दीक्षा से चिल्लाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? दीक्षा ने जवाब दिया, मां, तुम ही बताओ, तुम विजय को क्यों घर में रख रही हो? वो तुम्हारी मौसी का बेटा नहीं है, मैं सब जानती हूं। मंजू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दीक्षा पर भड़क उठी। तू मेरे और विजय के बीच में क्यों आ रही है? तुझे क्या हक है?
मंजू ने चीख कर कहा। दीक्षा भी पीछे नहीं हटी। उसने कहा, विजय मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। यह सुनकर मंजू का गुस्सा बेकाबू हो गया। मां और बेटी के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। विजय ने बीच बचाव करने की कोशिश की। शांत हो जाओ दोनों, उसने कहा। लेकिन मंजू अब रुकने के मूड में नहीं थी। उसे लग रहा था कि दीक्षा उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। कमरे में दीक्षा की चुन्नी पड़ी थी, जो उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ पहनी थी। मंजू ने गुस्से में चुन्नी उठाई और दीक्षा के गले में लपेट दी। वो इतने गुस्से में थी कि उसने चुन्नी को पूरी ताकत से कसना शुरू कर दिया। दीक्षा छटपटाने लगी। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन मंजू नहीं रुकी। विजय, जो पास ही खड़ा था, पूरी तरह घबरा गया। उसने मंजू को रोकने की कोशिश की। मंजू, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? लेकिन मंजू ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही मिनटों में दीक्षा की सांसें थम गई। उसकी बॉडी शांत हो गई और वो फर्श पर गिर पड़ी। उसी वक्त नकुल, जो बाहर खेल रहा था, अचानक घर में दाखिल हुआ। उसने अपनी बहन को फर्श पर पड़ा देखा और मंजू को चुन्नी हाथ में लिए खड़े देखा। नकुल डर के मारे चीखा और बाहर भाग गया। मंजू और विजय दोनों समझ गए कि अब मामला बिगड़ चुका है। लेकिन मंजू ने ठंडे दिमाग से सोचा। उसने विजय से कहा, हमें इसे आत्महत्या दिखाना होगा, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। विजय, जो पहले ही डर चुका था, मंजू की बात मानने को तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर दीक्षा की लाश को पंखे से लटका दिया। मंजू ने एक कागज लिया और उस पर एक नोट लिखा, जिसमें उसने दीक्षा के मानसिक तनाव और आत्महत्या की बातें गढ़ी। नोट में लिखा था कि दीक्षा परिवार के दबाव और अपनी निजी परेशानियों से तंग आकर ये कदम उठा रही है। मंजू ने कोशिश की कि नोट दीक्षा की लिखावट जैसा लगे, लेकिन जल्दबाजी में कई गलतियां हो गई। इसके बाद मंजू और विजय ने कमरे को इस तरह सजाया कि ये आत्महत्या का मामला लगे। चुन्नी को पंखे से बांधा, कुर्सी को पास रखा और बाकी सबूत साफ किए। फिर मंजू ने पड़ोसन शारदा को फोन किया। शारदा जी, मैं बाजार जा रही हूं, घर का ध्यान रखना, उसने कहा। शारदा को कुछ शक नहीं हुआ। मंजू और विजय घर से निकल गए, लेकिन जब शारदा घर में आई और दीक्षा को पंखे से लटके देखा, तो वो चीख पड़ी। उसने तुरंत मंजू को फोन किया और कहा, मंजू, जल्दी घर आ। दीक्षा ने खुद को लटका लिया। मंजू दौड़ती हुई घर पहुंची और नाटक शुरू कर दिया। वो दीक्षा की लाश के पास गिर पड़ी और रोने लगी। मेरी बेटी, तूने ये क्या कर लिया? वो चीख रही थी। पड़ोस की महिलाएं उसे संभालने लगी। पुलिस को खबर मिली और थाना अध्यक्ष बलकार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर का मुआयना किया। दीक्षा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मंजू ने पुलिस को बताया कि दीक्षा मानसिक तनाव में थी और उसने आत्महत्या कर ली। उसने वो नोट भी पुलिस को सौंप दिया। लेकिन बलकार सिंह को कुछ गड़बड़ लगी। नोट की लिखावट दीक्षा की स्कूल कॉपियों से मेल नहीं खा रही थी। उन्होंने मंजू से पूछताछ शुरू की। मंजू, तुम्हारा बेटा नकुल कहाँ है? मंजू ने कहा, वो बाहर खेल रहा है। पुलिस ने नकुल को ढूंढा और उससे बात की। नकुल डरा हुआ था, लेकिन उसने बताया कि उसने मां को दीक्षा के गले में चुन्नी डालते देखा था। यह सुनकर पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस ने मंजू का मोबाइल फोन जब्त किया और उसकी कॉल हिस्ट्री और मैसेज चेक किए। फेसबुक चैट में विजय के साथ बातचीत सामने आई। पुलिस ने विजय को भी हिरासत में लिया। दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। शुरू में मंजू और विजय ने आत्महत्या की कहानी दोहराई, लेकिन बलकार सिंह ने सख्ती से कहा, सच बोलो, नहीं तो सबूत हमारे पास है। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। ये सुनकर दोनों टूट गए। मंजू ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैंने दीक्षा का गला घोंटा। वो मेरे और विजय के बीच में आ रही थी। विजय ने भी कबूल किया कि उसने मंजू की मदद की। हालांकि वो दावा करता रहा
कि उसने सिर्फ लाश लटकाने में साथ दिया। 31 मई 2016 को पुलिस ने मंजू और विजय को दीक्षा की हत्या के आरोप में अदालत में पेश किया। कोर्ट ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने गहन पूछताछ की। मंजू ने बताया कि वह दीक्षा को अपनी राह का रोड़ा मानती थी। वो विजय को मुझसे छीन रही थी। मुझे गुस्सा आ गया, उसने कहा। विजय ने कहा, मैं मंजू से प्यार करता था, लेकिन दीक्षा को देखकर मेरा मन बदल गया। मुझे नहीं पता था कि मंजू इतना खतरनाक कदम उठाएगी। पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। मंजू को अपनी बेटी की हत्या का कोई पछतावा नहीं था। उसका कहना था कि दीक्षा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। विजय, दूसरी ओर, अपने फैसले पर पछता रहा था। मुझे सऊदी से नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि दीक्षा की मौत गला घोंटने से हुई थी, न कि आत्महत्या से। पुलिस ने नकुल के बयान, मोबाइल रिकॉर्ड और नोट की लिखावट के आधार पर केस को मजबूत किया। ये मामला अबोहर में चर्चा का विषय बन गया। लोग हैरान थे कि एक मां अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।